रिवीजन या फिर शुरू करूं ओवरी? रिवीजन ठीक है। देखो टेस्टिस, टेस्टिस क्या है? मेल गोनाड है, ठीक है। मेल गोनाड में भी कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? देखो टू टाइप्स के सेक्स ऑर्गन होते हैं, डेट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन होते हैं जो मेल गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मेल में किसकी बात करूं? टेस्टिस की बात करूं तो टेस्टिस क्या कर रहे हैं? स्पर्म को फॉर्म कर रहे हैं। स्पर्म क्या है? मेल गैमिट है, तो इसलिए टेस्टिस क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। चलो फीमेल पे आ जाते हैं। फीमेल में ओवरी, ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए ओवरी क्या हो गई? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गई। समझ आया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गैमिट का प्रोडक्शन करते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। अब जैसे मेल में कौन आ जाएंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में? कोई बता सकता है किसी को? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर याद हो तो। हम्म, किसी को नहीं याद? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 10th क्लास में पढ़ के आए होगे। और अतुल 12th क्लास का पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए आपको। नहीं पता? देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो तो हो गया टेस्टिस। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वो जैसे एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंशिया हो गया, वास डिफरेंस हो गया, उसके बाद यूरिथ्रा हो गया, पेनिस हो गया, स्क्रोटम हो गए, ये सारी चीजें जो हेल्प करवाते हैं, ठीक है, वो सब किस में आ जाते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ओवरी क्या है? जो गैमिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ओवरी तो क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गई, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, ये सब किस में आ गए? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ गए, ठीक है। समझ आया इतना? ठीक है। तो टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो टेस्टिस को अगर मैं जूम करके देखूं तो टेस्टिस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, वो क्या करती है? वो अंदर की साइड इलोंगेट हो जाती है और क्या बना लेती है? लोब्स बना लेती है। वो लोब्स क्या करेंगी? वो ये हो गई लोब्स, ये लोब्स बना ली, ठीक है। इन लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सैमनीफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होती है। ये सैमनीफेरस टिब्यूल ही क्या करती है? स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। इस सैमनीफेरस टिब्यूल को अगर मैं जूम करके देखूं तो इसमें टू टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे तो तीन टाइप्स के होते हैं, एक दैट इज लेडिंग सेल, सर्टोली सेल एंड स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। लेडिंग सेल्स, लेडिंग सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जैसे ये सैमनीफेरस टिब्यूल के सेल्स है, ठीक है, मतलब ये सैमनीफेरस टिब्यूल है, इसमें स्पर्म फॉर्मिंग सेल और सर्टोली सेल है, इनके बीच में जो स्पेस बचा मैट्रिक्स उसमें ये प्रेजेंट होंगे लीडिंग सेल्स, ठीक है। इसलिए हम इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं या फिर बोलूं लीडिंग सेल होते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या होता है? मेल हार्मोन होता है। अच्छा टेस्टोस्टेरोन कौन से टाइप का हार्मोन है? अरे कौन से टाइप का? टाइप हार्मोन पढ़े थे ना, अलग अलग टाइप के हार्मोन। हाँ, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, लिपिड बेस्ड हार्मोन, हाँ स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड में आ जाते हैं। स्टेरॉइड क्या होते हैं? लिपिड होते हैं, ठीक है। या तो स्टेरॉइड हार्मोन आ जाए वो भी ठीक, अगर स्टेरॉइड की जगह लिपिड लिखा हुआ है वो भी ठीक, ठीक है। अब देखो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं, बाकी जितने भी उसमें मेलनेस वाले करेक्टर्स होते हैं मेल में, लाइक बियर्ड वगैरह हो गया, पिच हो गई, ये सब चीज करवाएंगे टेस्टोस्टेरोन। इतना समझ आया? अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम फीमेल गोनाड पे, डेट इज ओवरी। तो ओवरी क्या है? ओवरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है? ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? अभी मैंने बताया है। तो कौन बताएगा मुझे? ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है? क्योंकि ये एग प्रोड्यूस करते हैं, ओवा प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो गैमिट प्रोड्यूस करते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आ जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? oogenesis कर रहे हैं। द फॉर्मिंग ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis, ठीक है। समझ आया? अब देखो ओवरी के अंदर जूम करके देखूं तो ओवरी के अंदर टू टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। तो टू टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, ऑफ सेल्स इन ओवरी, ठीक है। फर्स्ट टाइप का जो सेल है वो है फॉलिक्यूलर सेल।
सेकंड टाइप का जो सेल है वो है स्ट्रोमल सेल। यही स्ट्रोमल सेल क्या बनाते हैं, आगे जाके फॉलिक्यूलर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये ओवा है, ठीक है, इसके बाहर क्या बन जाते हैं, सेल्स बनने लगते हैं। स्ट्रोमल सेल्स क्या बना लेते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स बना लेते हैं। जब ये फॉलिक्यूलर सेल मैच्योर होने लगते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, ये फॉलिक्यूलर सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन। समझ आया, किसने रिलीज किया, फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, अब क्या हुआ, ये फॉलिकल मैच्योर हो गया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है ओवा। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है। मतलब ओवरी से, ओवरी क्या हो जाएगी, ओवरी का एक साइड रप्चर हो जाएगा और ये फॉलिकल बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होके एग तो बाहर निकल गया, रह क्या गया इसमें से, जो ये अंदर का एग था, ये अंदर का जो एग था वो तो बाहर निकल गया। ठीक है, वो तो बाहर निकल गया, बाहर क्या रह गया, बाहर रह गया ये फॉलिकल। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये क्या बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन। समझ आया, कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो टू हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, दैट इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन को कौन रिलीज कर रहा है, जो फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल सेल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन को कौन रिलीज कर रहा है, जब ओव्यूलेशन हो गया और जो रप्चर फॉलिकल था उसने क्या बना लिया, कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। अब देखो इस प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, इस ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, ईस्ट्रोजन क्या करवा रहा है, बहुत सारा रोल प्ले कर रहा है। लाइक ये फीमेलनेस लेके आ रहा है, तो ये ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ठीक है, फीमेलनेस लेके आता है। मतलब जो भी फीमेल वाले करेक्टर होंगे वो सब किसकी वजह से आएंगे, ईस्ट्रोजन की वजह से आएंगे। और क्या होगा, और होगा कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनकी ग्रोथ होगी। समझ आया, समझ आया। और क्या करेगा, ये बाकी फॉलिकल की भी क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। इतना क्लियर। अब प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करवाएगा, इम्प्लांटेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसी को पता है क्या होता है, क्या इम्प्लांट करते हैं, नहीं नहीं नहीं, देखो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म का और ओवा का। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट कौन सी स्टेज होती है, जाइगोट तब जब तक आठ अब जाइगोट क्या होगा, डिवीजन करेगा, डिवीजन करके क्या बना लेता है, 8 सेल्स बना लेता है। देखो नॉर्मली जब सेल डिवीजन होता है ना तो हम सेल डिवीजन होके जब जो सेल्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं ना, या कुछ और बोलते हैं, डॉटर सेल ही बोलते हैं ना। सेल जब डिवाइड होके फर्दर जो सेल्स बनाते हैं उनको डॉटर सेल बोलते हैं। बट रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, हम उसको डॉटर सेल ना बोल के हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। समझ आया, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमर्स। ठीक है डॉटर सेल बट उनका नाम रख दिया है डेट इज ब्लास्टोमर। तो जब 8 ब्लास्टोमर्स बनते हैं उनको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, अब वो जाइगोट फर्दर और डिवाइड करता रहता है, डिवाइड करता रहता है, 32 ब्लास्टोमर्स बन गए, उसको अब हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। वो एम्ब्रियो क्या होता है, वो एम्ब्रियो यूट्रस में आता है और यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है डेट इज एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद उस एंडोमेट्रियम के अंदर घुस जाता है, मतलब एंडोमेट्रियम ने पूरी तरीके से उसको कवर कर लिया। जैसे क्या था, मैं ऊपर का फैलोपियन ट्यूब नहीं बना रही हूँ, बस मैं यूट्रस वाला पार्ट बना रही हूँ। ये था यूट्रस, ये यूट्रस की जो मैंने बनाई है ये हो गई एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आके वो चिपका। ठीक है, चिपकने के बाद क्या हुआ, इसने ये अंदर चलता गया और बाहर से किसने कवर कर लिया, इस एंडोमेट्रियम ने कवर कर लिया। कवर करने के बाद ये अंदर चला गया। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे इम्प्लांटेशन।
समझ आया? क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। ठीक है ना? देखो, तो वही किया, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? इम्प्लांटेशन करवाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? और क्या करवाएगा? और करवाएगा कि जो मैमरी ग्लैंड होते हैं, मैमरी ग्लैंड में जहां पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, डेट इज एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई की ग्रोथ करवाएगा। समझ आया? क्या करवाएगा? तो प्रोजेस्टेरॉन एक तो इम्प्लांटेशन करवा रहा है, दूसरा क्या करवा रहा है? एल्वियोलाई की ग्रोथ करवा रहा है। ठीक है, तो ये काम हो गए प्रोजेस्टेरॉन के। कोई दिक्कत इसमें में? क्या फीमेल में? फीमेल में डाइफ्राम क्या? आगे बोलो, डाइफ्राम के आगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब बेबी डेवलप होता है, लूज कमजोर कुछ नहीं होता, बस क्या होता है कि जब बेबी बड़ा होता है, उसको एक तो बेबी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। जब तक वो पैदा नहीं हो जाता, मतलब बॉर्न नहीं हो जाता, तब तक उसको बेबी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। तो जो फीटस होता है वो बड़ा हो रहा है, तो क्या होता है, जो बाकी के ऑर्गन्स होते हैं ना, वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे फीटस के लिए जगह मिल जाए। तो कमजोर नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फीमेल का भी डायफ्राम होता है, बट जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा ऊपर की साइड इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे फीटस के लिए स्पेस मिल पाए। समझ आया? बस इतना होता है। हाँ, अगर कमजोर होगा फिर तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है ना फीमेल को, है ना? कमजोर है तो सपोज अगर कुछ हो गया डायफ्राम को, तो फिर सांस कैसे लेगी फीमेल? ठीक है। हाँ, बोलो। बट हाँ, एक चीज है, देखो, ऊपर की तरफ पहुंच गई, बाकी ऑर्गन के लिए इतना स्पेस नहीं मिल पा रहा, तो जितना अच्छे से जो लंग्स थे वो पहले, ठीक है, मतलब उनका वॉल्यूम बढ़ पा रहा था, उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, प्रेग्नेंट वुमेन में भी जिन स्टार्टिंग मंथ नहीं, लास्ट मंथ के टाइम पे क्या होता है, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती है। तो वो इसलिए लेती हैं क्योंकि जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, एब्डोमिनल जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यही तो हमने पढ़ा था ना, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, या फिर बोल दो एब्डोमिनल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और वो वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता क्योंकि ज्यादा स्पेस ही नहीं है। जब ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा तो बार बार क्या करना पड़ेगा, उसको एक बार में ज्यादा सांस नहीं ले सकती, तो क्या करना पड़ेगा, बार बार मतलब उसकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है फीमेल की। ठीक है। और क्या होगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इन स्पेस ना होने की वजह से। यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, तो वो ज्यादा यूरिन को स्टोर नहीं कर सकता, तो इसलिए जो लास्ट मंथ चल रहे होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के, उस टाइम पे वो ज्यादा देर तक यूरिन को होल्ड नहीं कर सकती, तो उनको जल्दी जल्दी वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये सारी कंडीशन आप। हाँ, और क्या डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैसे ओवरी कंप्लीट हो गया। कोई और डाउट हो तो इसमें पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। क्या हिंदी में बोलो दिया? क्या क्या डाउट था, पूछो। नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ, मैं समझने की कोशिश करती हूँ, बट हिंदी में, मराठी में नहीं। क्या था? कुछ कुछ तो बताओ, कौन से चैप्टर में था, क्या था? कौन सा क्या था? अच्छा, टर्मिनेशन मेथड, ओके, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दे रखा है। अभी तो मैंने इसकी वीडियो डाली, अभी थोड़ी देर पहले, देख लेना, समझ आ जाएगा। वैसे तो क्या था? ऑपरेशन हो जाता है तो एग यूट्रस में कैसे आता है? ये कौन से ऑपरेशन में कटा है ओविडक्ट? टर्मिनेशन मेथड में? देखो, अरे ये होता है, देखो, टर्मिनेशन मेथड में फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को पूरा काट नहीं देते हैं। जैसे ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, इसको बीच में से काटा, इतना पोर्शन बांध दिया, इतना पोर्शन बांध दिया, तो ओवा बन तो रहा है, एग बन तो रहा है, ओवरी में क्या बना, एग बना। ठीक है, एग कहाँ आया, फैलोपियन ट्यूब में आया, बट यहाँ आके वो रह गया, यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा। जब पास नहीं होगा तो क्या यूट्रस में जाएगा?
नहीं जाएगा। तो एग यहीं थोड़े टाइम वेट करेगा, बट क्या होगा, थोड़े टाइम वेट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहीं के यहीं डिजनरेट हो जाएगा। तो एग यूट्रस में जा ही नहीं सकता। जब यूट्रस में जाएगा नहीं, जब यूट्रस में ही नहीं जाएगा एग, या फिर यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, तो स्पर्म कितना भी आ जाए, क्या ये फर्टिलाइज करे, हो ही नहीं पाएगी, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि एग ही नहीं है यहाँ पे। तो ये मेथड होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। ठीक है। अरे तो फैलोपियन ट्यूब का मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई लेना देना ही नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो देखो किस वजह, मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई एग की वजह से थोड़ी आ रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इस वजह से आ रही है कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है ना, वो एंडोमेट्रियम अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करती है कि कब, इस उम्मीद में कि ओवा आएगा, स्पर्म आएगा, दोनों फ्यूज करेंगे, और फिर फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, फिर एम्ब्रियो मेरे पास आएगा और आके इम्प्लांट होगा। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। जब दोनों की फ्यूजन ही नहीं होगी, तो जब दोनों की फ्यूजन नहीं होती है, तो उसके बाद क्या होता है, मतलब स्पर्म आया ही नहीं है, स्पर्म आया भी किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की वजह से, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगी, जो एंडोमेट्रियम की वॉल थी वो क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी। तो उस डिजनरेशन को, उस डिजनरेट हुई उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे थे। तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। यूट्रस को थोड़ी पता है कि फैलोपियन ट्यूब कट गई है, एग आ नहीं सकता, दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। वो तो हर महीने इस उम्मीद में अपने आप को तैयार कर रही है ना कि एम्ब्रियो आएगा और मेरे पास आके इम्प्लांट होगा। तो कोई लेना देना ही नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो जैसे होती है वैसे ही होगी। क्या? हाँ, 9th मंथ तक, 9 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल, 9 मंथ क्या, 9 मंथ के बाद 6 मंथ भी, जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, बेबी की डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन, पार्चुरेशन हो भी गया, तो पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशनल फेज चलता है। लैक्टेशनल फेज मतलब जब बेबी फीड करता है मदर मिल्क को, तो लैक्टेशनल मिल्क के मतलब पार्चुरेशन के 6 मंथ तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये 9 मंथ भी नहीं हुई, प्लस डिलीवरी होने के बाद 6 मंथ भी नहीं हुई। समझ आया? इतने टाइम तक मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 6 मंथ तो इसलिए नहीं हो रही, इधर तो 9 मंथ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया। जब इम्प्लांटेशन हो गया तो वो अपने आप को क्यों प्रिपेयर करेगी। 6 मंथ इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती क्योंकि जब लैक्टेशनल फेज चल रहा होता है ना, तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है, लैक्टिटेटिंग हार्मोन। वो लैक्टिटेटिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने नहीं देता है। जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम अपने आप को मैच्योर ही नहीं कर पाता। जब मैच्योर नहीं कर पाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगी, इसलिए नहीं होती है। समझ आया? और हाँ, देवराज पूछ रहा है कि हम दोबारा फिर से ऑपरेशन कर दें। तो ऑपरेशन कर तो सकते हैं, बट जो ऑपरेशन करके वापस फैलोपियन ट्यूब को बांधना इट्स इजी टास्क नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वापस ये क्या हो, जुड़ जाए। ठीक है। फेल हो, ये ऑपरेशन फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए ये जो इसकी रिवर्सिबिलिटी होती है ना, वो वेरी वेरी पुअर होती है। ऑपरेशन करने के बाद तो ऑपरेशन, ऑपरेशन इसका थोड़ी हुआ, ऑपरेशन हुआ होगा। कौन से ऑपरेशन की बात, ऑपरेशन तो लाखों तरीके के होते हैं, किस चीज का ऑपरेशन? नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को वापस जोड़ा गया और उसके बाद फिर प्रेग्नेंट हो गए। मतलब फैलोपियन ट्यूब को जोड़ना ही एक मतलब बड़ा टास्क है। ठीक है ना? और ऐसा केवल फीमेल में ही नहीं होता है, मेल में भी कर सकते, कोई भी एक कर सकता है, मेल भी कर सकते हैं। मेल में जैसे फीमेल में क्या किया, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया। मेल में किसको कट कर देते हैं, वास डिफरेंस को कट कर देते हैं। जब वास डिफरेंस कट हो गया तो स्पर्म बॉडी से बाहर निकल के वजाइना तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आज की मैंने वीडियो डाली है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, बस 30 मिनट्स की है। मैंने बहुत शॉर्ट में बनाई है, वैसे बड़ा चैप्टर है बट मैंने उसको शॉर्ट है, सारी चीजें उसमें कवर हो रही है, पूरी एनसीईआरटी कवर होती है, देखना इंटरेस्टिंग है वो। और मार्क्स भी मतलब आते हैं, मिल जाते हैं क्वेश्चन उससे। ठीक है। और कोई डाउट किसी को? हाँ तो सृष्टि हो गया डाउट क्लियर? आगे पढ़ाऊं? हाँ। क्या कॉर्पस एल्बिकन, मैंने उस दिन भी बताया था ना।
देखो क्या होता है, ये बना कॉर्पस ल्यूटियम बना। कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या करता है, पूरे टाइम ये प्रेजेंट नहीं रहेगा। थोड़े दिन बाद क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो जाता है। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है, तो ये तो होती है व्हाइट कलर की बॉडी, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूटियम प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ही व्हाइट कलर का होता है। उसके बाद क्या होता है, ये डिजनरेट होके एक येलो कलर का छोटी सी बॉडी बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकन बोलते हैं। ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता। जैसे कॉर्पस ल्यूटियम तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था, बट ये कॉर्पस एल्बिगन कुछ रिलीज नहीं करता। फिर कॉर्पस एल्बिगन रिलीज होगा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये भी डिजनरेट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये होता है। जो अतुल आपने ये भेजा है ना, ये सब सही और ये इम्प्लांट, ये सब आज का मेरा लेक्चर देख लेना, इसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, ये सारी चीजें। हाँ, और कोई डाउट या आगे बढ़ू? ठीक है। अब आते हैं, ये तो हमारे एंडोक्राइन पार्ट कंप्लीट हुआ, उसमें भी कौन सा, ऑर्गेनाइज्ड। अब आ जाते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड। नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता था, बताओ, बोलो बोलो, क्या था ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड? ना वो तो था हार्ट, किडनी, ये सब थे। होते क्या है नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन सिस्टम? हाँ, नॉन ऑर्गेनाइज का मतलब प्रॉपर कोई में नहीं है, जैसे अभी तक हम ये सब पढ़ रहे थे। ये क्या है, किसी और ऑर्गन में कुछ स्कैटर्ड सेल है, वो स्कैटर्ड सेल क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। तो इसमें जो सबसे हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हार्ट पढ़ते हैं। अब हार्ट कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, आप सबका फेवरेट, एएनएफ। कहाँ पढ़ के आए हो, किडनी में, यस, एक्सक्रीशन में। एएनएफ की फुल फॉर्म, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एएनएफ क्या करता है, ये क्या, हाँ, देवराज का फेवरेट, ठीक है। तो ये क्या करता है एएनएफ, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। हाँ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो अपने आप जीएफआई इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया? अगर सपोज किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, वो तो रैन इन कर रहा था, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सपोज प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। समझ आया? बस इतना है हार्ट में, ठीक है। कैसे डिक्रीज करता है ये मुझे बता सकते हो? देखो, एएनएफ था, एएनएफ कहाँ आया, ब्लड में आया, ब्लड में आ गया, ठीक है। हार्ट ने कहाँ भेज दिया, ब्लड में भेज दिया। अब ये एएनएफ क्या करेगा, ये एएनएफ जो ब्लड वेसल था, ब्लड वेसल का क्या कर देगा, डायलेशन कर देगा। डायलेशन का मतलब, हाँ बताओ, बहुत बार टर्म आया है ना डायलेशन। डायलेशन का मतलब बड़ा कर देगा, ठीक है। जब बड़ा हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ी है ना, ट्यूब सपोज पतली है, प्रेशर उतना ही है, बट ट्यूब पतली है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सपोज पहले से प्रेशर जितना है, अब हमने क्या किया, ट्यूब को चौड़ा कर दिया, मतलब थिक कर दिया, तो अब क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पढ़ बताया था ना ये, है ना। तो वही क्या होगा, ये ब्लड वेसल को क्या करेगा, थिक कर देगा। मतलब क्या होगा, इनमें डायमीटर बढ़ जाएगा। जब डायमीटर बढ़ जाएगा तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिया था, हम पेड़ों में पानी लगाते हैं, तो सपोज हमें प्रेशर बढ़ाना है, तो टैप तो उतनी की उतनी रहती है ना, पानी तो उसी प्रेशर से आ रहा था। हमने क्या किया, आगे हमने अपनी फिंगर लगा दी, फिंगर लगाने की वजह से क्या हो गया, जगह कम हो गई। जब वॉल्यूम कम हुआ तो उसकी वजह से पानी का प्रेशर और बढ़ गया। सेम ऐसे ही अगर हम जगह ज्यादा कर दें तो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा ना। तो वही हो रहा है, ब्लड वेसल का क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। डायलेशन का मीन्स डायमीटर बढ़ जा रहा है। जब डायमीटर बढ़ जा रहा है तो प्रेशर तो कम हो ही जाएगा। तो समझ आया कैसे ब्लड प्रेशर को कम करता है एएनएफ? समझ आया? नेक्स्ट जो है वो है किडनी। किडनी कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था, हाँ, रास, रास रास हार्मोन थोड़ी है, रास तो वो पूरा मैकेनिज्म है, रेनिन प्रोड्यूस कर रहा था। रेनिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है,
बढ़ाता है। उसके साथ साथ और भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं किडनी के थ्रू, हमने फंक्शन ऑफ किडनी में पढ़ के आए हैं। एरिथ्रोपोइटीन, एरिथ्रोपोइटीन क्या करवाता है? आरबीसी का फॉर्मेशन करवाता है। आरबीसी को फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो क्या करवाएगा? आरबीसी का प्रोडक्शन करवाएगा। तो ये दोनों हार्मोन किसके थ्रू रिलीज होते हैं? किडनी के थ्रू। अब आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, मतलब एलिमेंट्री ट्रैक। एलिमेंट्री ट्रैक ना देखे, आपके एनसीईआरटी में टर्म दिया है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, तो हम वही लेंगे, पर एलिमेंट्री ट्रैक भी बोल सकते हैं उसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीआई ट्रैक। ठीक है, ये 4 टाइप्स के हार्मोन रिलीज करते हैं। फर्स्ट जो हार्मोन है वो कौन सा है? गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन क्या करता है? ये रिलीज होता है स्टमक में। स्टमक में ये क्या करेगा? जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, तो ये गैस्ट्रिक जूस को क्या करवाएगा? सिक्रीट करवाएगा। चलो इसी बात पे मुझे बताओ, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रिलीज होता है? कंपोनेंट क्या है गैस्ट्रिक जूस के? एचसीएल, और कौन सा एंजाइम? पेप्सिन और म्यूकस। तो ये एक हार्मोन है जो क्या करवा रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पे वर्क कर रहा है, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कर रहे हैं? गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये हार्मोन किस पे वर्क कर रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड पे वर्क कर रहा है, हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड ही तो है ना, जो स्टमक में प्रेजेंट होता है। सेकंड जो हार्मोन रिलीज करता है जीआई ट्रैक, वो है सिक्रीटिन। ये सिक्रीटिन का काम क्या होता है? किसका सिक्रीशन करेगा? पैनक्रियास पे इफेक्ट डालता है, बट पैनक्रियास के कौन से पार्ट पे? एक्सोक्राइन वाले पार्ट पे। तो ये क्या करवाएगा? पैनक्रियाटिक जूस को निकलवाएगा। पैनक्रियाटिक जूस में मेन पैनक्रियाटिक जूस को भी नहीं बोलेंगे, वाटर को एंड बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करवाएगा। समझ आया? समझ आया कि सिक्रीटिन क्या कर रहा है? पैनक्रियास पे वर्क कर रहा है। पैनक्रियास के कौन से पार्ट पे? एक्सोक्राइन पार्ट पे। तो पैनक्रियास से क्या रिलीज करवाएगा? वाटर रिलीज करवाएगा, बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करवाएगा। थर्ड जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको सीसीके भी बोलते हैं। ये वर्क करेगा किस पे? गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास दोनों पे वर्क करेगा। तो ये क्या रिलीज करवाएगा? गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज करवाएगा? बाइल जूस। और पैनक्रियास से क्या रिलीज करवाएगा? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। अच्छा चलो बता, ये दोनों जूस फिर कहाँ जाते हैं? कहाँ जाएंगे ये दोनों जूसेस, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस? बोलो। भूल गए? डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? सबसे पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? डिओडेनम। याद आया? ठीक है, कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओहो, टाइम। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ हार्मोन। फोर्थ जो हार्मोन है वो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन। ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेंगे? ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन की मोबिलिटी, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। सपोज हमारे अभी हम खाना खा ही नहीं रहे हैं, तो क्या हमें गैस्ट्रिक जूसेस की जरूरत है? नहीं है ना। तो अब ऐसा थोड़ी हर टाइम रिलीज होता रहेगा, हर टाइम रिलीज होता रहेगा। तभी तो रिलीज होगा ना जब हम खाना खाएं। तो क्या होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड क्या करता है? वो फूड सिग्नल पहुंचाता है गैस्ट्रिन को, और वो गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करवाता है। सपोज हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो सिग्नल कहाँ पे पहुंचाता है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन पे पहुंचाता है, और वो क्या करते हैं? गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं। कभी कभी क्या होती है? एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है खाली पेट। जब हम बहुत ज्यादा खाली पेट है, हमने खाना नहीं खाया, तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, होती है ना।
सुना होगा कि बहुत ज्यादा खाली पेट है, एसिडिटी हो गई, कभी घर में किसी को हुई है या खुद को कभी हुई है ऐसा प्रॉब्लम? ठीक है, तो देखो क्या होता है। देखो, खाना हम खा ही नहीं रहे हैं, बट क्या हो रहा है, हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एचसीएल को सिक्रीट कर रहे हैं। अब खाना है नहीं, एचसीएल बहुत सारा स्टमक में है, तो वो क्या करेगा, एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा। समझ आई बात? एसिडिटी, अरे अभी तो मैंने बताया, एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। अब एसिड क्या करता है, फूड में मिक्स हो जाता है, तो वो कहीं ना, तो वो फूड में जब मिक्स हो जाता है तो वो और इफेक्टेड नहीं डालता। बट क्या है, जब फूड ही नहीं है, अकेला एचसीएल ही एचसीएल है स्टमक में, तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। ठीक है, स्टमक में, इसीलिए एसिडिटी हो जाती है। अभी तो बताया, खाली पेट है, खाली पेट है। ठीक है, गैस्ट्रिन को खाली पेट है, क्या हुआ, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन को सिग्नल ही नहीं पहुंच पाया या फिर लेट पहुंचा, तब तक इसने क्या किया, इसने गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज कर दिया। रिलीज तो पैप्सिन भी हुआ था, बट पैप्सिन ऐसा कोई इफेक्ट नहीं डालता है, बट एचसीएल ने क्या किया, अपना इफेक्ट डाला और क्या कर दी, एसिडिटी कर दी। ठीक है ना, इसकी वजह से एसिडिटी। देखो, समोसे समोसे ही नहीं, देखो क्या होता है, केवल समोसे से नहीं होता। अगर हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेना, समोसे के जो आलू होते हैं ना वो बहुत स्पाइसी होते हैं, तो उन स्पाइसेस की वजह से हो जाती है एसिडिटी। वो कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करते हैं बहुत ज्यादा एचसीएल को प्रोड्यूस करने। केवल एचसीएल ही नहीं, स्पाइस अपने आप में ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर सपोज मेरे हाथ पे ही रेड चिली पाउडर गिर गया, तो वो जलन तो करेगा ना। सेम वही होता है, अगर बहुत ज्यादा स्पाइसेस को हम खा लेंगे तो वो क्या करेगा, जलन करेगा। ठीक है, इसकी वजह से होता है। तो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड भी क्या करता है, हार्म करता है। अब जैसे क्या है, वैसे काली मिर्च हो गई, ठीक, काली मिर्च पता है ना, ब्लैक पेपर, दालचीनी हो गई, सिनेमन बोलते हैं, और भी जो स्पाइसेस है, वैसे स्पाइसेस ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि स्पाइसेस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ना क्या होता है, हम इंडिया में सप्लीमेंट्स लेने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। कभी ना फॉरेन कंट्रीज के लोगों को देखना, फॉरेन कंट्रीज का कभी खाना देखा है ना, उनके खाने में स्पाइसेस होते हैं, बस नमक होता है उनके खाने में, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उबला उबला ऐसे ही खा लेते हैं वो। तो अब वो इतने अच्छे से खा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उनमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो उन्हें मिल गए, मतलब प्रोटीन मिल गया। ठीक है, वेजिटेबल्स है, उनको कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिल गए। बट क्या हुआ, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमें एग खा लिया या फिर स्पिनच खा लिया, बनाना खा लिया, इन सबसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए उन लोगों को ना बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं। तो मोस्टली जितने भी फॉरेनर्स जो होते हैं ना, वो बहुत बहुत सप्लीमेंट्स खाते हैं, क्योंकि उनको डाइट से मिल ही नहीं रहे हैं। हमारा इंडियन फूड सबसे अच्छा होता है, हमारे इंडियन फूड में हर एक चीज होती है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होती है। हम स्पाइसेस खाते हैं, स्पाइसेस में भी बहुत सारे गुड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हल्दी यूज करते हैं, हल्दी भी क्या है, एक किसकी तरह वर्क करती है, एंटी इन्फ्लामेशन के लिए यूज करती है। बोलते हैं ना कि हल्दी का दूध पी लो सही हो जाओगे, दर्द हो रहा है तो, है ना, एंटीबायोटिक की तरह यूज करती है इन सब की। तो हर चीज का बहुत अच्छा रोल है। बट क्या होता है, वही अगर हम जरूरत से ज्यादा कोई चीज खाएंगे तो वो भी नुकसान है। स्पाइसेस में क्या है, रेड चिली नुकसान करती है। अगर किसी को तीखा खाना पसंद है तो वो ग्रीन चिली खाए। ग्रीन चिली से तो इवन आयरन मिलती है, ग्रीन चिली खानी चाहिए। बट रेड चिली का कोई रोल नहीं होता, रेड चिली बस हार्म करती है, कोई फायदा नहीं है रेड चिली का। बट ब्लैक पेपर ले लो और भी जो मसाले ले लो, उनका बहुत अच्छा रोल है। बल्कि जो ब्लैक पेपर्स हो गए, और लौंग होती है ना, जिसको क्लोव बोलते हैं इंग्लिश में, लौंग पता है, कुछ ऐसी सी होती है ब्लैक कलर की, इंग्लिश में उसको क्लोव बोलते हैं, ऐसा होगा, और ऊपर कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जितने भी ये स्पाइसेस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनमें हीट होती है। तो अगर गर्मियों में हम बहुत ज्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक छाले हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं ना, या फिर बॉडी पे बहुत ज्यादा एक्ने हो जाते हैं, दाने पिंपल्स निकल आते हैं, बॉडी पे निकल आते हैं ये सारी। बट अगर हम इनको विंटर्स में ले रहे हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। मेरे घर पे तो चाय में पड़ते हैं ये सारे मसाले। चाय में जिंजर के साथ साथ ये क्लोव हो गई, ब्लैक पेपर हो गया, दालचीनी जिसको सिनेमन बोलते हैं, ये सारी चीजें सब पड़ता है विंटर्स के टाइम। हाँ, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ ये इनमें ना एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी होती है। जैसे अगर किसी को कोल्ड हो, ठीक है, तो कोल्ड में या फिर किसी को खांसी हो रही है तो वो लौंग का पानी पिए, सही हो जाएगी। मतलब बोतल में दो तीन लौंग को डाल ले और वो पड़ी रहेंगी। वो जो भी लौंग के अंदर जो, अब वो अपना मतलब वाटर में जाता रहेगा अंदर का, और वो हम पियेंगे तो उससे कोल्ड ठीक हो जाएगा।
क्लोव ऑयल पता है बहुत महंगा आता है, बहुत सारी लैब्स में यूज होता है। जब मैं करती थी, हम स्लाइड्स बनाते हैं ना, स्लाइड्स देखी होंगी स्कूल्स में, कुछ कुछ अमीवा की स्लाइड दिखा दी या फिर किसी और चीज की, पैरामीशियम की स्लाइड दिखा दी। तो जब हम स्लाइड फॉर्म करते थे, स्लाइड फॉर्मेशन को बोलते हैं माइक्रोटॉमी। तो माइक्रोटॉमी में हम क्या करते थे, फिश के ऑर्गन से लेते थे, उन फिश के ऑर्गन्स की स्लाइड्स बनाते थे। तो हमने क्या किया, फिश से उनके ऑर्गन्स निकाल लिए, ठीक है। उन ऑर्गन को क्या किया, अल्कोहल में डाला, जिससे अंदर का सारा पानी निकल जाए, क्योंकि अगर पानी रह गया ना तो वो खराब हो जाएंगे ऑर्गन्स। तो उनको अल्कोहल में डालते थे बहुत बहुत टाइम तक। फिर अल्कोहल से निकालने के बाद उसको क्लोव ऑयल में डाला जाता था, उसके बाद फिर कहीं जाके उनकी स्लाइड्स बनाई जाती थी। तो इतना सा क्लोव ऑयल आता है और बहुत महंगा आता है, हजारों का आता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताओ, कोई डाउट इस चैप्टर में? कोई डाउट नहीं? कैसा लग रहा है, चैप्टर कंप्लीट हो गया? नेक्स्ट चैप्टर, अब बस एक ही चैप्टर बचा है। और क्या, फिर 11 खत्म। थैंक यू। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? और कोई डाउट?